गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A। हम जो है यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 14 के बारे में। इंडिया के संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Prohibitions of discrimination on grounds of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये मतलब आर्टिकल 14 ये कहता है कि इंडिया के अंदर सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं। कानून की नज़रों में, कानून के सामने हर इंसान बराबर है। कास्ट, रंग रूप और क्या नाम है, जन्म के स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। अब आर्टिकल 15 है, तो कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। की मतलब इसके अंदर क्या हुआ, आर्टिकल 15 के अंदर भी किसी भी व्यक्ति में धर्म, रंग रूप, लिंग, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं इसके अंदर। तो कहते हैं द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। की मतलब कोई भी स्टेट जो है वो इन सब के आधार पर सिटीजन्स में भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड टू। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कोई भी सिटीजन धर्म, कास्ट, रंग रूप, लिंग के आधार पर किसी भी इंसान को अगर वो डिसेबल है या लायबल है या उस पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर नहीं थोपी जाएंगी। एक्सेस टू शॉप की मतलब अगर कोई इंसान डिसेबल है या रंग रूप के अगेंस्ट है, जात पात का उसमें फर्क है, तो कोई भी उसको शॉप खोलने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल का इस्तेमाल करने से, ठीक है, पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेस जाने से रोक नहीं सकता है। किसी भी वेल का इस्तेमाल करने से, टैंक का, बाथिंग घाट का, रोड का या प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता है उसको। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। मतलब इस आर्टिकल में जो भी लिखा गया है वो बच्चों या वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस को देने से मना नहीं कर सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 की इस आर्टिकल और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में ये प्रिवेंट नहीं करते कि स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। की अगर स्टेट चाहे तो SC, ST, OBC के लिए कोई भी प्रावधान कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 16। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की ये यहाँ पर आर्टिकल ये बोलता है कि अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर की दी जानी चाहिए। कह रहे हैं देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। किसी भी स्टेट के अंडर में अगर कोई भी ऑफिस आता है तो उसे बराबर के अवसर दी जाने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। धर्म, रंग रूप, कास्ट के आधार पर कोई भी सिटीजन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसा आर्टिकल में से कुछ भी नहीं है जो प्रिवेंट करे पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ को बना नहीं सकते हैं किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए या किसी भी और मतलब SC, ST, OBCs के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल स्टेट को रिजर्वेशन देने से जो है नहीं रोकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन connection with the affairs of any religious or denominational institution of any member of governing body thereof shall be person professing in a particular religion or belonging to a particular denomination। तो मतलब ये जो आर्टिकल है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो किसी लॉ के अगेंस्ट हो। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं रिलीजन के बिहाफ पर, लैंग्वेज के बिहाफ पर, शेल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। की मतलब वो अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशंस को चुन सकते हैं
जहाँ चाहें वो पढ़ सकते हैं। एजुकेशन की इक्वलिटी यहाँ पर दी गई है। कह रहे हैं इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority referred to a clause 1 की clause 1 में लिखा है कोई भी जो माइनॉरिटी है वो अपनी कंपल्सरी एक्विजिशन जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट कर सकता है। The state shall not in gaining aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground is under the management of a minority whether based on religion or language। किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 51A क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। ये हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताता है कि सब जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उन सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या ड्यूटीज उनकी? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स डील इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम की मतलब हर इंसान जो है, हर नागरिक है वो संविधान हमारे जो नेशनल एंथम है उसको सम्मान करे और जो नेशनल फ्लैग है उसको सम्मान करे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की मतलब जो भी नोबल आइडियाज़ हैं उसको फॉलो किया जाए, जो जिनसे इंस्पायर होकर हमारे जो नेशनल स्ट्रगल हैं फ्रीडम के लिए वो किया गया था। टू अनहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and religion or sectional diversity, to renounce practiced derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers and wildlife, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements। तो उसमें मैंने लिखा क्या गया है कि भाई जो भी भारत का नागरिक है इसकी ये ड्यूटीज़ बनती हैं कि वो संविधान का सम्मान करे, नेशनल फ्लैग का सम्मान करे, नेशनल एंथम का सम्मान करे, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है, जितना स्ट्रगल किया है उनसे इंस्पायर हों लोग। ठीक है जी। उसके बाद ही कह रहे हैं कि भाई जो भी हारमोनी है, जो भी स्पिरिट है ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना है, उसको लोग सम्मान दें, उसको प्रमोट करें। अपने अपने कल्चर का, हेरिटेज का जो कल्चर हमारे इंडिया के अंदर उसका सम्मान करे, उसकी वैल्यूज समझे। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इसमें फॉरेस्ट आते हैं, आपके लेक्स आती हैं, आपके रिवर्स आती हैं, वाइल्ड लाइफ आती है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करें, रिफॉर्म्स करें, ह्यूमनिज्म को रिफॉर्म करें, प्रॉपर्टी को सेफ रखें, उसको ख़राब ना करें, वायलेंस को रोकें। ठीक है जी। तो ये सब बात इसमें कही गई हैं जो हर इंसान की ड्यूटी होती है, हर नागरिक की ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 51A में ये लिखा गया है। आगे है डिस्कस द राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। आज आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए जो आपका आर्टिकल वाला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं। आज आप इतना ही कीजिएगा जो आपका आर्टिकल है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है ये बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे 5 आर्टिकल के बारे में लिखा गया है। ये आर्टिकल्स आपको आने चाहिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चन बीएड में या फिर सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। ये आपको आने भी चाहिए। ओके।